बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट। मैं हूं नम्रा तारिक। अच्छा, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की जो निजी हस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त थी उस पर समाअत हुई। आज से एक दो दिन पहले भी हुई थी। उस पर लतीफ़ कोसा साहब की बजारी बताया गया था कि तैयारी मुकम्मल नहीं है, जिसके बाद समाअत जो है वो यहाँ तक आज पहुँची थी। आज बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त थी मुंतकली की, वो मुस्तरद की अदालत ने और एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दी है। और मेडिकल बोर्ड को ये रसाई दी गई है कि फैमिली मेम्बर्स को आप जो है मेडिकल कंडीशंस के बारे में अपडेट करेंगे, जो कि पहले भी वो वैसे कर ही रहे थे। तो इसमें यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो डिमांड थी वो मुस्तरद हो गई है। अच्छा, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पहले तो आपको कुछ हल्का फुल्का अहवाल भी बताती चलूँ कि जो समाअत हुई है उसमें हुआ क्या। ये समाअत अरबाब ताहिर जो जस्टिस हैं उन्होंने की, और उन्होंने वकील जो दरख्वास्त गुजारों से ये कहा कि हमने गूगल भी किया था। तो उसमें हमें मालूम ये हुआ कि जो डॉक्टर नदीम कुरैशी हैं वो एक बहुत अच्छी रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, तो उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो डिमांड है पर्सनल डॉक्टर वाली, वो वहाँ पे वैलिड नहीं रहती। उनका ये आर्ग्यूमेंट था इस पर। फिर उन्होंने कहा कि ये उनको शिफा अस्पताल इंटरनेशनल जो है वो मुंतकिल करके टेस्ट कर लें। हम ये नहीं कहेंगे कि इतने दिन रखें या इतना टाइम रखें, 2 महीने रखें, 3 महीने रखेंगे। ये तस्लीम शुदा है कि इशू है और इलाज हो रहा है। तो ये आर्ग्यूमेंट इस वक्त अदालत की तरफ से पेश किया गया। अच्छा, दूसरी बात में ये कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो लीगल ऑप्शंस है ना वो एग्जॉस्ट करती हुई हमें नजर आ रही है। क्योंकि चलें ये मान लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक तरफ तो केसेस है उन पे समाअत होना शुरू हुई, लेकिन एट द सेम टाइम जो लीगल ऑप्शंस है, इसी तरह आज ये जो दरख्वास्त है वो हमें एग्जॉस्शन की तरफ जाते हुए कुछ नजर आ रहे हैं लीगल ऑप्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे कि जो लीगल ऑप्शंस जब एग्जॉस्ट हो रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पीछे ऑप्शन क्या रह जाता है। उसके बाद पार्लियामान के अंदर उनकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और पार्लियामान के अंदर होनी भी चाहिए ऑपोजिशन की प्रेजेंस, लेकिन वहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई खासा रिलीफ का वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन वहाँ पे भी उनके लिए कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स नहीं होती हुई मैं नजर आ रही हैं पार्लियामान के अंदर। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जो पार्लियामान का ऑप्शन है उससे भी आगे का कुछ सोच सकती है? पार्लियामान को खैर बात कह के कोई और ऑप्शन दे के ये प्रोटेस्ट का एक बहुत बेहतरीन तरीका हो सकता है उनके लिए, मैं उसको अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ बाय द वे। अच्छा, उसके बाद महमूद खान अरशकज़ई साहब पे आ जाते हैं। ये वो क़यादत है टीटीएपी की जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने खुद उनको जिम्मेदारी सौंपी कि आपने जो करना है आप वो करेंगे। अब उस पे हम लोग ये कुछ मस्बत पेश देख रहे थे। पहले तो ये कि वो डायलॉग की तरफ जा सकते हैं, मफाहमत की तरफ जा सकते हैं, जिसपे हमें कोई डेवलपमेंट नजर नहीं है। फिर हमने ये भी देखा कि प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हो सकती है और उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस जो हैं वो कंसिडर किए जा सकते हैं, लेकिन वो भी हमें ठंडी पड़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो मुख्तलिफ ऑप्शंस थे उनमें कुछ भी सही नजर नहीं आ रहा हमें होते हुए। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाएअमल क्या है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने क्या जा रही है, इस पे बात करेंगे आज प्रोग्राम में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनैद अकबर साहब ने मुझे ज्वाइन किया। जुनैद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो। सर, आज हमने देखा जो फैसला आया इमरान खान की सेहत से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जहां पे उनको निजी हॉस्पिटल में तो मुंतकिल करने की जो उनकी दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद करते हुए बहरहाल एक मेडिकल बोर्ड की तश्कील हुई है जिसमें ये एक्सेस मिली है कि चलें वो जो डॉक्टर्स हैं वो फैमिली को रिपोर्ट कर सकते हैं। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट डिसीजन सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। हम असल में हमें इस तरह लग रहा है कि इन अदालतों से हमें कोई रिलीफ की उम्मीद नहीं है, और मेरा तो यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यही मेरा अपील होगी कि हमें अब इस अदालतों का बाइकाट करना चाहिए और ना हमें अपने केस लेके जाना चाहिए और ना हमारी जितनी भी पीटीआई की वकील है उन जजों के सामने पेश हो। यही अदालतें थे जो शाबाश नवाज शरीफ की केसेस में उसने जो उसको बाहर भेजा था, और यही अदालतें हैं अब इसकी सरकारी अफसर से वो क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि उसका रिपोर्ट किस तरह होगा उसकी है, क्योंकि हमें हुकूमत की नीयत पे, हुकूमत के चलाने वालों की नीयत पे पहले दिन से शक नहीं, यकीन है कि उसका नीयत ठीक नहीं है। अच्छा। तो वो सरकारी अफसर को भेजेंगे और आप उसको उसकी फैमिली तक रसाई नहीं देते, उसको मिलाते नहीं है, तो कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें ये सारे जो है शामिल है। अगर हुकूमत का नियत ठीक था और हुकूमत चाहती थी कि उसके कोई छुपाने वाली चीज नहीं होती तो उसकी फैमिली तक रसाई देते, उसकी जाती मौलिज की तक रसाई देते। आपने देखा कि जब नवाज शरीफ जो था वो बीमार था तो उसका जाती मौलिज हर जगह उसके साथ होता था, बाहर भी उसके साथ गया था। साहब नवाज जरदारी साहब को तो काफी सहूलती थी, उसको तो जुनैद साहब, अगर हुकूमत की नीयत ठीक नहीं लगती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो सर आपने इसके रिएक्शन में एक एहतजाज दिया सुप्रीम कोर्ट के बाहर। हमने देखा कि पार्लियामेंट के बाहर आपके पार्लियामेंटेरियंस का पूरी क़यादत का एहतजाज हुआ, फिर आप लोगों ने ही उसको खत्म किया। यानी कि वो शो करता है कि कहीं ना कहीं पे कोई बात हुई है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी शायद हुकूमत की तरफ से शो की जा रही है जिसपे आप लोगों का यकीन भी है, उसके बाद आप लोगों ने एहतजाज खत्म किया। तो सर फिर एहतजाज खत्म नहीं करना चाहिए था, वो फैसला फिर गलत हो गया क्या?
نہیں احتجاج جو تھا تو ہمارا اس لیے تھا کہ ہماری تاریخ ہی نہیں لگ رہی تھی، تو جب ہماری تاریخ لگ گئی تو احتجاج کی پھر تک نہیں بنتی تھی، اور ہم اگر احتجاج تاریخ سے پہلے احتجاج جاری رکھتے تو پھر ہم پہ آپ ہی لوگ کہتے تھے کہ اب تو آپ کی بات مانی گئی ہے، آپ کو تو عدالتوں نے 1 سال بعد جو ہے آپ کا کیس بھی لگ گیا، اب آپ کس چیز کی احتجاج کر رہے؟ تو چونکہ ہماری تاریخ ہی لگ گئی تھی اور وہ جنید صاحب، یہ احتجاج عمران خان کی ہمارا صحت سے متعلق احتجاج نہیں ہوا تھا ابھی کے پی ہاؤس کے باہر نہیں پارلیمنٹ؟ ہمارا جی پر یہ جو سپریم کورٹ کے سامنے جو ہمارا احتجاج تھا وہ یہی تھا کہ خان صاحب کے کیسز نہیں لگ رہے اچھا اس پہ تاکہ ہمارے کیسز نہیں لگ رہے، ہمیں خان صاحب کو جو سزائیں دی گئی ہم اپیل پہ گئے، اس پہ ہمارے کیسز نہیں لگ رہے، جب ہمارے کیسز لگ گئے، کل بھی تھا، پرسوں بھی تھا، آج بھی تھا، تو وہ احتجاج کی پھر وہی والی احتجاج کی پھر کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ اچھا، تو پھر اب کیا کرے گی پاکستان تحریک انصاف؟ اب جب کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کی نیت ہی نہیں ٹھیک ہے اور اس کے مطابق جو فیصلہ ہے اس کو بھی پاکستان تحریک انصاف بظاہر آپ کی بات سے بھی یہی اندازہ ہوا کہ اس کو مسترد کرتی ہے، تو سر اب کیا پالیسی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کو؟ کیونکہ عمران خان کی صحت کے اوپر بات جب آ رہی ہے تو اس پہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے، تشویش پائی جا رہی ہے کہ ان کی صحت ابھی مزید خراب ہو رہی ہے۔ نہیں، ہم ہر دفعہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم کوئی گوریلا فورس تو نہیں کہ ہم ہتھیار اٹھا رہے اور یقین کریں ہم کبھی نہیں چاہیں گے، اور میں اب اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ووٹر ہمارے ورکر کے درمیان ہم کھڑے ہیں اور اس کی ہم بھگت رہے، ہمیں برا بلا کہا جاتا ہے، ہمیں کمپرومائز ہمارے اپنے ورکر کہتے ہیں، ہم ڈسکریڈٹ ہوئے اس وجہ سے ہوئے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ورکر جو ہے اداروں کے ساتھ لڑے، اس لیے کہ ہم چاہتے کہ اب بھی ہم ناراض ہیں، ہم اداروں کے سربراہان سے ناراض نہیں، میں کہوں نفرت کرتے ہیں، لیکن اداروں کو ہم اون کرتے ہیں، تو ہم تو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کوئی ہتھیار اٹھا لیں گے، لیکن جو جمہوری لوگ جس طرح دنیا میں اس کو جو اویلیبل فورم ہوتے ہیں اس پہ ہم کریں گے، جس طرح ہم پہلے احتجاج کرتے تھے، جلد سے جلوس نکالیں گے، پریس کانفرنس کریں گے، اسمبلی کے فلور پہ کریں گے، جتنی بھی ہم سے ہو سکا وہ جو جمہوری لوگ کرتے ہیں وہ ہم کریں گے۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ سر، علی امین گنڈاپور جب سی ایم کے پی تھے تو ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی موومنٹ لے کے آگے نہیں جا سکتے، شاید یہ وجہ اور دیگر بھی کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ان کو اپنی سی ایم شپ سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ اب سہیل آفریدی صاحب کی قیادت ہے، اس میں شروع میں ہم نے دیکھا کہ جب عمران خان کی اسٹریٹ موومنٹ کی کال آئی انہوں نے اس کا آغاز بھی کیا ہے، وہ ہمیں پنجاب جاتے ہوئے نظر آئے، پھر سندھ گئے، اس کے بعد وہ معاملہ بھی بالکل ٹھنڈا پڑ گیا۔ تو سر، اگر علی امین گنڈاپور صاحب پہ وہ الزام تھا تو کیا سہیل آفریدی یا اب کی موجودہ قیادت دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے وہ موومنٹ کو موبلائز کرنے میں یا پھر جو عوام کو موبلائز کرنے میں ایکٹیو ہے اس طرح سے؟ یہ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ علی امین صاحب پہ ایسے کوئی پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے تو علی امین صاحب نے جس طرح خان صاحب نے اس کو نامزد کیا تھا اسی طرح وہ ہٹایا، تو اس میں یہ نہیں علی امین صاحب نے اپنی کوشش کی، وہ ڈی چوک تک آئے، وہ اس نے 2 دفعہ ستمبر میں بھی، نومبر میں بھی، لاہور میں بھی، جب بھی ہوتے ایشو پہ اختلاف ہوتا رہتا ہے، پارٹی کے اندر بھی کچھ چیزوں پہ قیادت کچھ ہوتی، کچھ پہ ناراضگی ہوتی، تو اس کا قیادت کا ثوابدید ہے، تو اسی کوئی بات نہیں۔ دوسری یہ کہ آپ دیکھیں کہ سہیل آفریدی جب سے بنا ہے اس نے صرف لاہور اور کراچی نہیں، اس نے ٹی پی کے تقریباً ہر ڈسٹرکٹ وزٹ کیا، اس میں تین ریجن اس نے 7-8 جلسے کیے، اس کے علاوہ تقریباً کافی ڈسٹرکٹ جو ہے اس نے وزٹ کیے۔ اس کے بعد رمضان آ گیا، رمضان میں ہے کہ ہماری نہیں ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، پولیٹیکل ایکٹیویٹی محدود ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسی عید آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ وہی جو ماحول بناتا ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ اس کی فوراً بعد، بلکہ ابھی تو ہم جو رہائی فورس کو ڈیناؤنس کیا ہے اس کی بھی ایکٹیویٹی ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ وہی ایکٹیویٹی دوبارہ۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے جنید صاحب، پلیز وہ مجھے کلیریفائی کیجئے گا کہ عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا، کیونکہ اب تو یہ صحت سے متعلق بھی معاملہ آ گیا، دیگر جو کیسز نہیں لگ رہے عمران خان کے بظاہر وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی ناراضگی کی وجہ ہے، ان کی رہائی سے متعلق بھی آپ کی ڈیمانڈ ہے، الیکشنز کے مینڈیٹ آپ کا واپس ملنے کی بھی آپ کی ڈیمانڈ ہے، تو یہ ساری ڈیمانڈز جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی اسی طرح سے برقرار ہیں۔ اب جو لائے عمل ہے، ایک تو عمران خان کی اسٹریٹ موومنٹ کی کال ہے جو کہ سندھ پہ جا کے ختم ہوئی، بلوچستان وغیرہ رہ گئے، تو وہ موومنٹ بھی جو ہے وہ اب رہائی فورس کے انڈر آئے گی، کیونکہ رہائی فورس کا کام تو صرف رہائی سے متعلق ہے، تو باقی جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ سہیل آفریدی صاحب عید کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے اپنے اینڈ پہ جا کے، یا وہ ٹی ٹی اے پی کے ساتھ ہوگا، کس طرح سے ہوگا؟ نہیں، اصل میں آپ کو بتا دوں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم ووٹ لے کے آئے ہیں اور ہم اپنے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، بالکل ہماری ووٹ جو استفا ملا خان صاحب کی رہائی تک
لیکن ہماری ووٹر کی اور بھی ڈیمانڈ ہے. جس طرح کی مہنگائی آپ دیکھ رہے ہیں, جس طرح ہمیں دوبارہ ایک نئے جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے, جس طرح افغانستان کے ساتھ ہمارے حالات ہے, جس طرح ایران کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور اس میں جو ہمارا کردار جو بن رہا ہے, جس طرح بوڈا پیس میں حکومت گئی ہے جس سے ہمارے ملک کو شدید خطرات ہے, ہماری جو نظریہ تھا اس کو خطرہ ہے. تو ان ساری چیزوں پہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور مختلف شکل میں مختلف ایکٹیویٹی کریں گے. رہائی فورس تو ایک الگ چیز ہے, باقی جتنی بھی ہماری, جس طرح مہنگائی کی آپ دیکھ رہے کہ کرونا میں کس طرح بدتر حالات تھا, لیکن اب حکومت عوام کے ساتھ کھڑی ہو گئی. آج آپ دیکھیں کہ ایک طرف 11 ارب روپے کی جہاز خریدا جاتا ہے اور دوسری طرف کہتا ہے کہ تنخواہ کاٹ دے, آپ کی حکومت پہ بوجھ ہے. تو ان چیزوں کو ہم نے عوام کے سامنے لے کے آنا بھی ہے اور عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. تو یہ ساری چیزیں مختلف فورم میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ عید کے بعد ہمیں دیکھیں گے. جنید صاحب, یہ رہائی فورس کی فنکشننگ بتائیے گا کہ وہ عید تو اب رمضان المبارک تو گزر ہی گیا ہوگا, آئی ایم سرٹن کہ جب آپ نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ عید کے بعد یہ فوری طور پہ ایکٹیو ہو جائے گی, تو ابھی تک اس پہ اچھا خاصا کام ہو چکا ہوگا. اگر آپ چاہیں تو ہماری آڈینس سے شیئر کر سکتے ہیں کہ ابھی تک رہائی فورس کی فارمیشن میں کیا کیا ہو چکا ہے کام, اور اس کی فنکشننگ کے لیے کیا تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. اصل میں تنظیم کا تو جو رول میں جو اس میں متعین ہوگا, انشاءاللہ تعالیٰ تنظیم اپنے رول ادا کرے گا, چونکہ یہ چیف منسٹر صاحب کے نیچے ہے اور چیف منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا ہے. تو اس میں کل بھی مجھے ہے کہ کل بھی اس پہ ایک میٹنگ ہوئی تھی, آج بھی اس پہ ایک میٹنگ ہے. تو اس کا طریقہ کار, اس کا جو کون لیڈ کرے گا, کس طرح لیڈ کرے گا, کون اس کو کریں گے, پارٹی تنظیم کے نیچے ہوگا, پارٹی تنظیم کے اوپر ہوگا, تو وہ چیز فائنل ہو رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جیسی فائنل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جنید صاحب, عمران خان کے کیسز کی اگر میں بات کروں, مثال کے طور پہ 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے, وہ 14 منتھس کے بعد کل اس کی سماعت ہم نے دیکھی. وہ الگ بات ہے کہ اس میں جو دلائل ہیں وہ مکمل نہیں ہوئے اور ایڈجرن ہو گیا کیس. وہ پہلے کی طرح بھی, پہلے بھی اس کی کافی جو سماعتیں ہوئی وہ ایڈجرن ہی ہوتا رہا ہے. ہم کیا یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پہ ابھی جو کہ چونکہ حالات بھی بہت خراب ہے پوری دنیا کے, اور اپوزیشن کا اور حکومت کا ایک پوائنٹ پہ آنا بڑا ضروری ہے, تو اس پیراہے میں کہیں نہ کہیں حکومت کی طرف سے یا عدلیہ کی طرف سے عمران خان کو کچھ ریلیف دینے کی تیاری ہو سکتی ہے تاکہ ایٹ لیسٹ حالات پاکستان کے لیے تھوڑے بہتر ہو سکتے ہیں. تو یہ کیسز کا لگنا کوئی ریلیف کا اندیا دیتا ہے؟ نہیں, پہلے تو میں یہ کہ مجھے ریلیف سے مجھے اختلاف ہے. ریلیف ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں انصاف چاہیے. جنید صاحب, یہ تو ایک پاکستانی سیاست کی ایک حقیقت ہے کہ ریلیف بھی ملتا ہے اور دائرہ بھی اکثر تنگ ہو جاتا ہے. ہم انصاف کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ہم ریلیف نہیں چاہتے کسی سے, اور جامع کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کیسز کو میرٹ کی بنیاد پہ سنا جائے اور عدالتیں فیصلے کرنے میں با اختیار ہو. اس کے پیچھے وہ نہ ہو, اس کو آڈیو ویڈیو سے بلیک میل نہ کیا جائے, اس کو جو ہے اگر وہ اس کے فیصلے اس کے مطابق نہ ہو تو پھر اس کی ٹرانسفر نہ ہو, اس کو اس کی ڈگری کینسل نہ ہو. تو اس طرح چیزوں کو نہ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر عدالتوں کو ہونا چاہیے, اور وہ انصاف کے مطابق, اور انصاف دیکھنا بھی چاہیے, لوگوں کو پتہ چلے کہ انصاف ہوا ہے. تو حکومت کو تو اسی, ایک تو میں آپ کو بتا دوں, آپ بار بار حکومت کرے, حکومت تو اس سارے رول, اس وقت کوئی رول نظر آتا بھی نہیں, وہ تو بے اختیار لوگ ہیں. اور یہ تاریخ کی پہلی حکومت ہے, یہ نہیں کہ پہلی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. البتہ اس طرح تو دھاندلی ہو تو خیر کبھی اس کی مثال نہیں ملتی, لیکن یہ پہلی حکومت ہے جس کو زبردستی حکومت دی گئی. ان بیچاروں کا اختیار ہے نہیں, جس کے نام پہ وہ الیکشن میں گئے, کچھ قوتوں کو وہ قابل قبول نہیں تھا, وہ اپنا انٹیریئر منسٹر نہیں لے کے آ سکتے. وہ ابھی تک انٹیریئر منسٹر کو اسمبلی میں 2 سال ہو گئے, انٹیریئر منسٹر صاحب تشریف نہیں لے آئے ابھی تک اسمبلی میں. وہ کمزور لوگ, ان کی کوئی حیثیت اہمیت ہے نہیں, اور جو ہارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ اسمبلیوں میں, اس کو پتہ ہے کہ 18 سیٹوں کے ساتھ ہم اسمبلی میں ہیں, ان بیچاروں کی اوقات کیا ہے کہ وہ دیکھیں. لیکن جو طاقتور قوتیں ہیں جو ان کے پیچھے ہے, جو ان کو ہم پہ مسلط کر چکے, ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اس ٹائم جب سب کو یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اس ٹائم جب ایسی قیادت ہونی چاہیے جس کے پیچھے عوام ہو, ایسی قیادت جس کی کوئی کریڈیبلٹی ہو, ایسی قیادت جس کی ہاں میں ہو, عوام ہاں ملائے. جب ایسے لوگوں کو آپ مسلط کریں ان حالات میں جن کو لوگ ریجیکٹ کر چکے, مسترد کر چکے, جس سے لوگ نفرت کرتے, تو اس کی آپ کی بھی عزت نہیں بڑھتی, اس ملک, اس سے ملک کا بھی نقصان ہوگا. جو آپ لوگ کر رہے اس کے اپنی نظر ثانی کرے, اور ایسی قیادت لے کے آئے جس کے پیچھے عوام ہو, جس کے ساتھ اس کی بات عوام مانے, جس کے ساتھ وہ کڑے ہو, جس کے فیصلے لوگ اون کرے. ان کی تو اپنی فیملی میں, اپنی گھر پہ کوئی نہیں سنتا, سب کو پتہ ہے کہ کس طرح آئے ہیں. ٹھیک ہے, بریک شامل کرتے واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा बासी। जुनैद साहब, आप सूबाई सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी। सर, आपकी पोजीशन बहुत बड़ी है, आपके पास होल्ड बहुत ज़्यादा पार्टी के अंदर। हम बार बार ये देखते हैं और इसके सबूत हमें थ्रू मीडिया, न्यूज़, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हमें ये पता भी चलता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त धड़ाबंदी है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान मेरी राय में मिलता है इस जमात को। आप मेरी राय से मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो ग्रुपिंग है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? नहीं, पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में आदि आपकी बात के साथ एग्री हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफ होता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये हर दफा होता है जब से पार्टी बनी है। और ये इससे बनता है कि जब हर बंदे को आगे बढ़ने का मौका होता है तो इख्तिलाफ होता है। जब मेरे जैसे लोअर मिडिल क्लास के लोग सूबाई सदर बने, जब शाहिद अफरीदी शाहिद खटक जैसे लोअर मिडिल क्लास के लोग पार्लिमानी लीडर बने, जब सुहेल अफरीदी की तरह लोअर मिडिल क्लास के लोग चीफ मिनिस्टर बने, तो हर बंदे को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो फिर इख्तिलाफ होती है। दूसरी बात जो आपने की कि पार्टी को इससे कोई नुकसान नहीं होता। वोटर सपोर्टर इमरान खान साहब के साथ खड़ा है। जिसके सर पे इमरान खान का हाथ होगा, लोग उसके साथ खड़े होंगे। पहले भी इख्तिलाफ थी, आज भी है और आइंदा भी होगा। और मैं कहता हूँ कि पीटीआई का हुस्न है, ये कोई सर, मेरी राय भी इस पे सुनिएगा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मेरी मुताबिक ये पार्टी को नुकसान इस तरह पहुंचा रहा है कि अगर लेट्स से कि एक ग्रुप ये कहता है कि हमें मफामत की तरफ जाना है, तो एट द सेम टाइम दूसरा ग्रुप ऐसा भी जो कहता है नहीं हमें मजामत की तरफ जाना है। वो दोनों आपस में जब उनकी बात नहीं बनती है, वो इख्तिलाफ इस हद तक बढ़ जाता है कि कोई वाज़े लाएअमल फिर उस पर बन ही नहीं पाता। शायद ये वजह कि 2 साल गुजरने के बावजूद भी इमरान खान अभी भी जेल के अंदर है। अभी देखें, अगर टीटीएपी के जो अपॉइंटेड बंदे हैं जिनको इमरान खान ने खुद नॉमिनेट किया है, उनकी तरफ से हमें ये सुनने को मिला कि उन्होंने मस्बत एक इशारा दिया, सिग्नल दिया हुकूमत को मफामत की तरफ। पर एट द सेम टाइम हमने रिएक्शन ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी बैक पे मौजूद नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करना चाहती है। तो ये रुकावटें आ जाती है मेरी राय के मुताबिक। नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वही चलती है जो खान साहब समझते हैं, जो खान साहब मुनासिब समझते। हम इख्तिलाफ करते और उसके सामने भी करते थे। आप किसी से कंफर्म कर ले, जब वो वज़ीर आज़म था तो मेरा तो इख्तिलाफ नहीं होता था, झगड़ा की हद तक होता था। लेकिन बात अच्छा। वही होती जो खान साहब कहते, तो फैसला तो खान साहब का हक। बाकी बाहर जो है, खान साहब ने चकजई साहब को इख्तियार दिया है, चकजई साहब के पास इख्तियार है कि वो मुफाहमत करे या मुज़ाहमत करे। हाँ, पार्टी में राय मुख्तलिफ हो सकती, मेरी अपनी राय है, उस किसी और की अपनी आवाज़ होगी, लेकिन हम सब पाबंद है चकजई साहब की बात का। जो भी फैसला होगा, खान साहब ने चूंकि हमें कहा है कि चकजई साहब का आपने मानना है, तो हम सब उसकी पाबंद है, चाहे हम चाहे या न चाहिए। तो जो चकजई साहब फैसला करेगा वो सबको काबिल कबूल होगा। तो जुनैद साहब, कल भी आपका एक इजलास था मशावरती जो अपोजिशन की जमातें पार्लिमानी लीडरशिप का। सर, उसमें क्या डिसीजन लिया गया आपका जंग को लेके? क्योंकि इस वक्त हम उस हालत में जहां पे पाकिस्तान में अपोजिशन और हुकूमत को फौरी तौर पे ऑन बोर्ड आना चाहिए। तो पहले तो ये भी बताएं कि हुकूमत ने कितनी एफर्ट्स डाली हैं इसमें आप लोगों को अप्रोच करने के लिए कि भाई हम ये करेंगे, आप लोग प्लीज हमारा साथ दें। क्योंकि जब तक एक साथ नहीं होंगे तब तक मेरा नहीं ख्याल कि हम एज अ स्टेट फाइट कर सकते हैं जो भी हमारे दुश्मन है उसके खिलाफ। और खासतौर पर जो इकोनॉमी की सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो हमारे लिए, या जो मुश्किल हमारे लिए खड़ी हो चुकी है। तो हुकूमत की कोशिशें भी बताएं और अपना भी बताइएगा कि आपका क्या फैसला है। ये हुकूमत का कोशिश तो हम आपको बता देते हैं कि अभी जो नया हमें जो है नए सजाएं मिल गई 10-10 साल, वो लोगों को जो मुल्क में थे भी नहीं, उसको भी जो अमेरिका में थे, जो यूके में थे, उसको भी 10-10 साल। तो उसका नियत का तो आपको पता चला कि हुकूमत चाहती ही नहीं कि इस तरह की कोई माहौल बनो, क्योंकि वो लोगों को उसका कोई आवाम से या मुल्क के साथ उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो उसे वो तो आपने देख लिया कि आज अदालत में हुकूमत का किरदार के खान साहब की जो सियासत पे मामले पे उसने किस तरह का रवैया रखा। तो हमें तो कोई उसकी तरफ से यही हमारे साथ हो रहा है। हम पे तो रोजाना FIR होती है, घबरता है। उस बंदे को भी गिरफ्तार किया गया जिसने खान साहब की जान बचाई। तो हम तो इस हालात में भी वही भुगत रहे जो पहले भुगत रहे थे। न रोजाना अदालतों में जाते, रोजाना जो है FIR होती है, रोजाना हमें स्पेस नहीं मिलता, असेंबली के फ्लोर पे हमें मौका नहीं मिलता। असेंबली को जब हम बात करते हैं तो असेंबली को खत्म किया जाता है। तो हुकूमत का तो वही है, यही आप सब देख रहे हैं। तो उसमें तो कम, इसके अलावा हमने हुकूमत का कोई रोल नहीं देखा। यही हमें कहा गया था कि आप आए, हम आपको ब्रीफ कर लेते हैं। और ये नहीं कहा कि वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी बनती है कि आप बोर्ड ऑफिस में गए हैं, असेंबली को इत्तेमाद में नहीं लिया, आवाम को इत्तेमाद में नहीं लिया, ईरान के हालात में, अफगानिस्तान के हालात में हमें इत्तेमाद में नहीं लिया, कि वही तालिबान की हुकूमत पे जिस
کے لیے ہم ساری دنیا سے لڑے اور ہم نے خوشیاں منائی کہ ہمارا ایک بارڈر جو ہے سیف ہو گیا. اس سے پہلے تو ہماری یہ شکایت تھی کہ یہ جو ہے پرو انڈیا ہے, انڈیا کی اتنی انویسٹمنٹ ہے جو وہ ختم کی گئی, وہ ختم ہو گئی. آج ہم نے دوبارہ افغانستان کو اس کے حوالے کر دیا. کیا وجوہات تھے؟ ہمیں اعتماد میں لیا جائے, ہم ملک کے ساتھ کھڑے, ہم اداروں کے ساتھ کھڑے, لیکن ہمیں تو اعتماد میں لیا جائے, ہمیں بتایا جائے کہ کس وجوہات کی وجہ سے ہمارے اتنے فاصلے بڑھ گئے, کس وجوہات کی وجہ سے ہمارا افغانستان کے ساتھ بارڈر جو ہے جو سیکیور تھا وہ اب سیکیور نہیں رہا. ایران کے ساتھ ایشو ہے, وہ انڈیا کے ساتھ ایشو ہے. ہم کس وجوہات پہ ہم جو ہے ہم نے اتنا جنید صاحب, یہ جو حکومت کے ساتھ فی الحال آپ لوگوں کا ڈیڈ لاک آ رہا ہے, چلیں باقی پرنسپل سیاست میں آپ سب کی ہر بات سے متفق بھی اگر ہو جاؤں کہ آپ کا مینڈیٹ بھی چوری ہوا, عمران خان کی جو کیسز ہے وہ سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہے, لیٹس سے کہ میں اس سب چیزوں سے اگری بھی کر لوں, لیکن جب اسٹیٹ کی بات آتی ہے تو وہ ایک پیج پہ ہونا بڑا لازمی ہے. تو ابھی تک اگر پاکستان تحریک انصاف آن بورڈ نہیں آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو شکایات ہیں وہ بہت بڑی ہیں. تو سر یہ جو ڈیڈ لاک آتا ہے وہ کہاں پہ آتا ہے؟ افغان پالیسی پہ جا کے آ جاتا ہے؟ نہیں, صرف ایک پوائنٹ پہ نہیں ہمارا ہم آگے بڑھے ہی نہیں. تو ڈیڈ لاک تو وہاں آتا ہے جہاں پر کسی چیز پہ میں نے یہی کہا کہ سر وہ سب چیزیں اگر ویلڈ بھی ہیں نا, تو جب جنگ ہوتی ہے تو وہ پوائنٹس پیچھے ہو جاتے ہیں, وہ بعد میں ان پہ بندہ جو ہے لڑائی جھگڑا کر لیتا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں حکومت کا رول بڑا ہوتا ہے. حکومت رول ادا کرتا ہے. اگر حکومت آگے بڑھے گی تو ہم ملک کے لیے, اداروں کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے بالکل اپنے اختلافات ہم جو بھگت چکے وہ بلانے کو تیار ہے. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ زبردستی مجھ سے کروائے, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی طرف سے یہ رویہ ہو اور پھر مجھے کہ ہم جب انڈیا کے ساتھ ایشو تھا آپ نے دیکھا کہ ہم اپنے فورسز کے ساتھ کھڑے ہوئے, اس فورس سے ہم ناراض گئے, ہم ملک کے ساتھ کھڑے رہے, ہماری جتنی سوشل میڈیا ٹیم تھی ہم نے کھڑے رہے اپنے ملک کے ساتھ, ہم سے یہی کہا گیا تھا. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ حکومت نے اس کے بعد ہمارے ساتھ جب جنگ ختم ہو گئے پھر رویہ آپ نے دیکھ لیا. تو ہم تو تیار ہیں, لیکن اگر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ زبردستی مجھ سے اپنی حمایت ڈالیں گے. اگر یہ ہے تو صحیح. اچھا جنید صاحب, ایک اور خبر ابھی جو آج آئی وہ یہ کہ گورنر سندھ کی کافی دن پہلے سے یہ خبر آ رہی تھی کہ ان کو ہٹانے پہ بات ہو رہی ہے. نہال ہاشمی کی جو نام کی سمری ہے وہ وزیر اعظم کی طرف سے صدر کو ارسال کر بھی دی گئی ہے دستخط کے لیے. نہال ہاشمی از گوئنگ ٹو بی دی نیو گورنر آف سندھ. یہ کامران ٹسوری صاحب کو ہٹانا, یہ اس کی وجہ کیا لگتی ہے آپ کو؟ نہال ہاشمی صاحب کس طرح سے حالات کو بہتر کرنے جا رہے ہیں, اور ایم کیو ایم کا اس پہ رد عمل کیا ہوگا؟ کیا وہ اتحاد ختم کر دے گی حکومت کے ساتھ؟ نہیں, پہلے تو گورنر کا کوئی رول ہوتا نہیں ہے اس میں, اس کا کیا رول ہے وہ سو تو لیکن یہ کلیش آیا کیوں سر, اس کی وجہ کیا؟ اس میں یہ وہ ہے. دوسری بات یہ کہ ان کی نہ کوئی اہمیت ہے نہ کوئی حیثیت ہے. وہ سب کو پتا ہے کہ 2,000 ووٹ لے کے اسمبلی میں پہنچ گئے. ایک افسر جائے گا, اس کو ڈنڈا دے گا, اس کو کہے گا کہ یہاں کھڑا ہو جائے, وہ تو اس کی اہمیت وہ لوگ ریزسٹ کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں جس کے پیچھے عوام کھڑی ہو, جس وہ ووٹ لے کے آئے. جب بیچاروں کی کوئی ووٹ نہیں لے کے, اس کوئی اہمیت ہی نہیں, کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کے کونسلر بننے کی حیثیت آج کل اس کی نہیں رہی. اور ان وجوہات کی بنا پر کہ ہر دفعہ کمپرومائز ہوتے, اس کی پارٹی ختم ہوگی, اس کی سیاست ختم ہوگی, تو اسی طرح اس کی کسی کے پیچھے جائیں گے, آگے بڑھیں گے, پیچھے ہوں گے تو وہ اسمبلیوں میں آئیں گے, عوام کی سپورٹ اس کی ختم ہوگی. تو اس کی کوئی حیثیت, جو بنانے والے اس کو پتہ ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے, تو وہ بیچارے اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. اگر اس سے کم بھی کر لیں تو اس کی اہمیت ہے, وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ بات کر سکے, احتجاج کر سکے, اسی تنخواہ پہ رہیں گے. اچھا جنید صاحب, معذرت کے ساتھ مجھے ایک دو نام لینے پڑیں گے, پرسنل کوشچن ہو جائے گا, لیکن وہ یہ ہے کہ اٹ از اے نیڈ آف دا کوشچن. تو میرا جو پوائنٹ آئی ہوپ کہ وہ آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. شاہد خٹک صاحب اور سینیٹر زرکا کے درمیان کچھ سخت جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے, اس پہ آپ کی بھی بظاہر میں برہمی نظر آئی ہے. سر, اس طرح کے سخت جملے جب دو پارٹی کے ممبرس کے درمیان تبادلہ ہوتا ہے تو اسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ خلفشار ہے, کچھ ناراضگیاں چل رہی ہیں. تو سر, اس میں آپ نے اس کی بہتری کے لیے کتنا ابھی تک اقدامات کیے کہ جو پارٹی کے اندر لیٹس سے اختلاف کا آپ نے پہلے ورڈ یوز کیا تھا, تو وہ جو اختلافات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے, کیونکہ ایونچولی اگر یہ ختم ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ایٹ لیسٹ حالات وہ زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں. تو سر, اس میں آپ نے کتنا کردار ادا کیا؟ نہیں, میں آپ کو بتا دوں کہ اس اختلافات یہ بالکل ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی ہوئے, اور صرف ایک نہیں ہوئے, ہمارے تو ہر میٹنگ میں ہوتے رہتے. اس کی یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں ایک تو مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں. ایک جب ہر بندہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے. ہم کوئی فورس نہیں ہے, ہم کوئی فورس نہیں ہے کہ ہم ڈسپلن سے رہیں گے. یہ ہمارا حسن ہے, پارٹی کا حسن ہے. باقی میں اس لیے نہیں ہوتا کہ جب نواز شریف بیٹھا رہتا ہے تو آگے بڑھنے کی کوشش سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنا رول چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
मैं कह रहा हूं कि जब हर बंदे को मौका होता है तो इख्तिलाफ राय रखता है। अच्छा आप अच्छा। किसी और पार्टी में इख्तिलाफ राय कोई नहीं रख सकता। हम्म। एक मैं कहता हूं कि एक पॉलिटिकल वर्कर होता है, एक पॉलिटिकल नौकर होता है। हमारा पॉलिटिकल वर्कर है, जब पॉलिटिकल वर्कर को कोई चीज उसकी अपनी सोच हो, जरूरी नहीं कि वो सही है। मैं नहीं कह सकता कि शायद खटक सीट है या जरका सीट थी, उसका अपना सोच है, उसका उसने इजहार किया, दोनों ने अपने इजहार करते हैं। हम्म। तो जब जब सियासी वर्कर होता है वो अपनी जमीर के मुताबिक वो बात कर लेता है, उसको परवाह। लेकिन जब आप दरबारी होते हैं, आप शहबाज शरीफ के सामने तो नहीं कह सकते, मरियम नवाज के साथ सामने इसकी हिम्मत थी, बिलावल के सामने ये बुजुर्ग बैठे रहते इसकी हिम्मत नहीं होती, और ये उसकी बहन के सामने जो है वो पैदाइशी लीडर बनते हैं उस पार्टियों में। जरदारी जो है वो भी बट्टू बन जाता है, कोई चौधरी भी बट्टू बनेगा या आइंदा। इसी तरह जुनेद सफदर आएगा, वो भी लीडर बनेगा, पैदाइशी लीडर होगा। सबको पता है कि किसने चीफ मिनिस्टर बनना है, किसने वजीर आजम बनना है। तो ये मैं दोबारा कहूंगा कि सियासी वर्कर और सियासी नौकर में फर्क होता है। हम सियासी वर्कर है और वो सियासी नौकर है, तो वहां इख्तिलाफ नहीं हो सकता, यहाँ इख्तिलाफ होगा। और मुझे इस पे फख्र है, मुझे कोई शर्म नहीं है कि हम लड़ते, हम इसी तरह लड़ेंगे, और ये हमारा पार्टी का हुस्न है, और ठीक इसीलिए लोग पीटीआई में आते कि यहाँ इज़हार राय होती है। ठीक सर, आखिर में मुझे दो चीजें बताइएगा। एक ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा, लेकिन मैं चाहती हूँ जरा क्लैरिटी के साथ मुझे इसका जवाब अगर मिल जाए। ओवरऑल पार्टी का ईद के बाद मंसूबा क्या है? क्या जो एहतजाज के आपने पहले जिक्र किया वो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक होंगे, या इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा पूरे मुल्क से, या सिटी वाइज किया जाएगा कुछ? उसके अलावा मुझे ये भी बताएं कि दूसरी चीज, नेशनल डायलॉग कमेटी का किरदार भी हमें नजर आ रहा है इमरान खान की बजाय रिहाई के लिए, तो उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक करती है या नहीं करती, उस पे आपकी क्या राय है सर? नहीं, मैं पहले बता दूं कि ईद के बाद का हमने प्लान। एहतजाज इससे पहले भी की थी, चूंकि ब्रेक आया, रमजान में हमारी एक्टिविटी नहीं होती, वो उसके ये है, हमारी रिवायात यही है। तो ऐसा नहीं कि हम पहले नहीं किया, बंद किया, हम पहले भी करते थे, रमजान आया तो बंद किया, फिर दोबारा करेंगे। मुख्तलिफ जी ऑप्शन है, मुख्तलिफ फोरम पे करेंगे, मुख्तलिफ जगहों पे करेंगे, तो उस पर मुख्तलिफ है। इंशाअल्लाह ताला जो क़यादत फैसला करेगा वो फाइनल होगा। बाकी ये है कि हम न तो उसको ओन करते हैं न डिसोन करते हैं। जो अगर कोई कोशिश करे और कामयाब हो तो हम तो खोए, लेकिन वो इस सूरत में होगी कि उसमें सबका इत्तेमाद हो उस पे, और सबको भी बराबरी की बुनियाद पे बात हो। तो बिल्कुल हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम कभी नहीं कहेंगे कि हमें तो उस तरफ धकेला जा रहा है। हम तो बिल्कुल नहीं, हम डायलॉग पे यकीन रखते हैं, और हम हमारा यही मानना है कि आखिर में हम आपने बात करनी है, तो अगर पहले से बात हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हम क्यों चाहेंगे कि हमारी वजह से जो है लोग शहीद हो? हम क्यों चाहेंगे कि अदारा कमजोर हो? हम क्यों चाहेंगे कि मुल्क कमजोर हो? हम भी इस मुल्क के बाशिंदे, उससे ज्यादा हमें इस मुल्क का किसी और का, मैं अक्सर कहता हूं कि इस मुल्क का कोई मामा चाचा न बने। भाई यार, हमने इस मुल्क में रहना है, हमारे बच्चों ने रहना है, हमारे वोटर ने यहाँ ठीक। रहना है। तो वो हो सकता है जो इख्तियारमंद आजकल बैठे हैं ये फिर नहीं होंगे, जब ये रिटायर हो जाएंगे तो किसी और मुल्क में जाएंगे। मैंने यहाँ रहना है, मेरे बच्चों ने रहना है, तो इस मुल्क का मुझसे कोई अच्छा नहीं सोच सकता। तो मुझे किसी की न सर्टिफिकेट की जरूरत है, और न मुझे किसी साबित करना है कि मैं इस मुल्क के साथ लायल हूँ। मैं इस मुल्क के साथ लायल हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए इस मुल्क को जो है मैं खुशहाल देखना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना देखना चाहता हूँ, और मैं एक ठीक मजबूत इदारे देखना चाहता हूँ। ठीक है जुनैद साहब, आपने मेरे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। ज्यादातर मेरे सवालात का आपने जो है ना सियासी जवाब दिया, लेकिन पूरे इंटरव्यू में जो जुनैद साहब की बात मुझे अच्छी लगी और जो मैंने अंडरस्टैंड किया वो ये कि जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि इमरान खान के केसेस लगना शुरू हो चुके हैं, और उससे शायद ये हम समझ सकते हैं कि चूंकि हालात इस तरह के जहाँ पे ये हवा पैदा हो रही है कि शायद इमरान खान को कोई रिलीफ मिलने लगा, तो उसमें उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ जवाब ये दिया कि ये रिलीफ का वर्ड ही दुरुस्त नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान बिल्कुल किसी किस्म का रिलीफ नहीं चाहते। उनके जो केसेस हैं उनको मेरिट के ग्राउंड पे रन किया जाए, और जो फैसले हों वो मेरिट पे ही हों। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ ये चाहती है, किसी किस्म का रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना मांग रही थी, ना ही उसको एक्सेप्ट करेगी। ये कहना है जी जुनैद अकबर साहब का। एक ब्रेक शामिल करते हुए वापस आते हैं।
जी वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा अब्बासी। आज ईरान और इजराइल के दरमियान जारी जंग का 12वां रोज जारी है और यह तनाज़ा मुसलसल शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। चल शुरू होने वाली ये लड़ाई बहुत तेज़ी से एक बड़े फौजी तसादुम में तब्दील हो चुकी है, जिसने पूरे मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया को शदीद कशीदगी की तरफ धकेल दिया है। इब्तिदा में ये सिर्फ महदूद हमलों और फौजी कार्रवाइयों तक नजर आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे और जैसे जैसे दिन गुजरे, दोनों ममालिक की तरफ से हमलों की शिद्दत और तादाद बढ़ती जा रही है। अब सूरत हाल ये है कि रोज़ाना मिसाइल, ड्रोन और फ़िज़ाई हमलों की खबरें सामने आ रही हैं और दोनों ममालिक एक दूसरे के कई अहम फौजी और स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस जंग ने खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया और दुनिया भर में तशवीश पैदा हो चुकी है कि अगर ये लड़ाई इस पॉइंट पर जाके हर कोई ये सोचे कि अगर ये लड़ाई इसी तरह से जारी रही तो एक बड़े इलाकाई जंग में तब्दील हो सकती है, बल्कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ भी लीड कर सकती है, खुदा न ख्वास्ता। जंग के आगाज़ में इसराइल की जानिब से ईरान के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई हमले किए गए, जिनका हदफ ज़्यादातर फ़ौजी तनसीबात, मिसाइल मराकज़, दिफाई निज़ाम और अहम सिक्योरिटी इदारे थे। इन हमलों में जंगी तैयारों, उसके अलावा दीगर मिसाइल्स हो गए और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिसके बायस ईरान के कई शहरों में ज़ोरदार धमाके आज भी सुने गए और बाज़ मकामात पर शदीद तबाही की इतलात भी सामने आई। इन फौजी हमलों का मकसद ईरान की फौजी सलाहियत को कमज़ोर करना है। जो हमारी राय भी है कि वो उस पॉइंट तक शायद एग्जॉस्ट हो जाए जहाँ पर वो रिटेलिएट करना छोड़ दे। शायद ये मकसद सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है हमें US और इसराइल का, और ख़ास तौर पर जो उनका मिसाइल प्रोग्राम है, जो दिफाई निज़ाम है, उसको शदीद नुकसान पहुँचाना, ये भी दुश्मन की अवलीन तरजीह में शामिल दिखाई देता है। हमलों के फौरन बाद ईरान के अंदर हंगामी सूरत हाल, जो कि आज से 12 दिन पहले से बरकरार थी, वो आज तक बरकरार रही और फौजी क़यादत ने फौरी तौर पर दिफाई और जवाबी इक़दामात शुरू किए। बल्कि IRGC ने अब भी कहा आज भी कि हम अपने हमले शदीद अंदाज में जारी रखेंगे। इब्तदाई हमलों में ईरान के बाद अहम फौजी एहलकारों और कमांडरों के मारे जाने के बाद इत्तलात भी सामने आई, जिसके बाद मुल्क के अंदर गम और गुस्सा बढ़ गया। ईरानी क़यादत ने इस हमले को अपनी खुद मुख्तारी पर बराह रास्त हमला करार दिया और ऐलान ये किया गया कि इसका जवाब आखिरी हद तक दिया जाएगा, जब तक अपने दुश्मन को, जैसे मैंने पहले कहा, IRGC ने आज कहा कि जब तक दुश्मन को सबक नहीं सिखा दिया जाता तब तक हमारी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इसी दौरान ईरान ने अपनी फ़ज़ाई और मिसाइल फोर्सेस को मुकम्मल तौर पर फ़ॉल भी कर रखा है और मुख्तलिफ फौजी अड्डों पर हंगामी तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया। ईरान के सरकारी बयानात में कहा गया कि अगर दुश्मन हमले जारी रखेगा तो जवाब जो हमारा है वो पहले से ज़्यादा अब शदीद होगा। इसके बाद ईरान ने इसराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल्स और जो है वो ड्रोन्स की बड़ी तादाद मजीद भी दागना शुरू कर दी है, जो कि पहले से जारी थी। कई हमले रात के औकात में किए जा रहे हैं, जिनमें दर्जनों मिसाइल्स एक साथ ही फ़ज़ा में छोड़े जाते हैं और जो उनके सर्टेन टारगेट्स होते हैं उनको टारगेट किया जाता है। अच्छा, इन हमलों के दौरान इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बजने लगे हैं और आज भी ये सुनाई दिए गए और शहरियों को फौरी तौर पर पनाह गाँव में जाने की हिदायत कर दी जाती है। इसराइल के दिफाई निज़ाम ने बड़ी तादाद में मिसाइल्स को फ़ज़ा में ही तबाह किया, जो कि बहुत कॉस्टली है। जो एक इंटरसेप्टर एक मिसाइल को जो है वो इंटरसेप्ट करता है, वो लाखों डॉलर्स में जाके ये मामला तय पाता है। तो ये कोई मामूली सी बात नहीं होती कि अगर कोई मिसाइल आ रहा है तो उसको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। बहरहाल एक बड़ी तादाद में ईरान की तरफ से मिसाइल्स अभी भी भेजे जा रहे हैं, जिनको इंटरसेप्शन जो सिलसिला है वो भी जारी है और उनको फ़ज़ा में ही तबाह करने की कोशिश कर दी जाती है। लेकिन बाज़ मिसाइल अपने अहदाफ को ज़रूर टच करते हैं, वो उस तक पहुँचते हैं और वो जो अटैक होता है वो कामयाब हो जाता है, जिससे मुख्तलिफ मकामात पर आप फिर देखते हैं कि धमाके और नुकसान की इत्तलात सामने आती हैं। इसराइल ने ईरान के इन हमलों के बाद मज़ीद सख्त फौजी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं, ना कि सिर्फ ईरान के खिलाफ बल्कि दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से आज रात भी हमने देखा कि बहुत कार्रवाई की गई है इसराइल के खिलाफ, तो जिसमें फुट ऑन ग्राउंड तो ऑलरेडी है, ट्रूप्स हैं इजरायली, वो ऑलरेडी लेबनान के बॉर्डर्स को क्रॉस करते हुए अंदर तक जा चुके हैं और वो मजीद आगे की तरफ जा रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि वो हिजबुल्लाह को टारगेट करें। बट एट द सेम टाइम हिजबुल्लाह का ये मानना है कि हम अपनी कार्रवाइयाँ इसराइल की जारियाना कार्रवाइयों के खिलाफ जारी रखेंगे। इसराइली जंगी तैयारों ने ईरान के अंदर गहराई तक जाकर मुतादिद अहदाफ को भी निशाना बनाया, जिनमें मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स हैं, असले के ज़खायर हैं, रेडार सिस्टम है और बाज़ अहम फौजी मराकज़ शामिल हैं। अच्छा, इसमें रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि जो प्लान है वो शायद ये भी हो सकता है कि जो इनरिच्ड यूरेनियम है उस तक पहुंचा जाए किसी भी तरह से अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हुए और उसको या तो US मुंतकिल करने की बात है या कहीं किसी और मकाम पे मुंतकिल करने में मुख्तलिफ आरा इस पर सामने आती है, हम कोई हतमी बात नहीं कर सकते। इसमें एक और चीज़ ये कि इजरायली फौज का कहना है कि वो मुसलसल इन मकामात को निशाना बना रही है जहाँ से इसराइल पर हमले किए जा रहे हैं। ये बहुत सरप्राइजिंग एक एलिमेंट है वैसे इसराइल की तरफ से। एनी हाउ, इसी दौरान ईरान के कई इलाकों में धमाकों और आग लगने की इत्तलात आज भी सामने है, जिससे शहरी आबादी में खौफ फैल रहा है, क्योंकि जो सिविलियन टारगेट्स हैं उनको
वो मुसलसल इसराइल की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। जंग के चंद ही दिनों में ये तनाज़े सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं रहा, बल्कि पूरे खित्ते को इस वक्त इसने अपनी लपेट में ले लिया। जैसे लेबनान की मैंने बात की है, उसकी सरहद पर भी कशीदगी मजीद बढ़ रही है, वहाँ से इसराइल की तरफ रॉकेट्स भी फायर किए जा रहे हैं और इसराइल की तरफ से, और ड्रोन हमलों के इत्तलात आने लगी हैं। तो इसके जवाब में इसराइल ने अपनी जो सरहदी इलाके हैं उसमें और जनूबी लेबनान के बाज़ मकामात पर शदीद फ़ज़ाई बमबारी भी जारी है। तो इस सूरत हाल के बाद शुमाली इसराइल और लेबनान की सरहद एक अलग ही मंजर पेश करी, एक नया जंगी मुहाज़ बन चुका है जहाँ पे मुसलसल कशीदगी देखी जा रही है। और लेबनान की हम बात करें तो इसके मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बमबारी के नतीजे में कई इमारतें इस वक्त तक तबाह हो चुकी हैं, और ये भी सिविलियन टारगेट्स ही बताए जा रहे हैं, क्योंकि इसराइल जो है वो तो कारपेट बॉम्बिंग करता है, और ये हमने पहले भी देखा गाजा के केस में। तो उनके लिए ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि हमने अपने मिलिट्री टारगेट्स कुछ हैं या कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश जहां से हो रही है इसराइल को, तो हम वो टारगेट करें, ऐसा कुछ असल में हमें दिखाई नहीं देता है। और बड़ी तादाद में लोग जो अपने घरों में होते हैं मौजूद, उनको टारगेट कर दिया जाता है। और अभी भी लेबनान के अंदर हम देख रहे हैं कि जो घरों में मौजूद लोग हैं वो घरों से निकलने पर मजबूर हो चुके हैं, और बार बार इसराइल की तरफ से उनको कहा जा रहा है कि अपने घरों को आप खाली करें। इनखला का ऑर्डर बार बार जारी किया जा रहा है। सरहदी देहातों और कस्बों में रहने वाले जो हज़ारों अफराद हैं वो फिर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की कोशिश करें। और गज़ा में भी हमने ये देखा, खुदा न खास्ता बहुत ही अफसोसनाक किस्म के वो मनाजिर मुझे याद आ रहे हैं। एनी हाउ, बाज़ जो इलाके वहाँ पे बिजली, पानी और इवन जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं दीगर, वो भी मुतासर होने की इत्तलात आ रही हैं, जिसके बायस शहरी ज़िंदगी शदीद मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। और इसी तरह इसराइल के सरहदी इलाकों में भी लोगों को आर्जी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। ईरान ने इस जंग के दौरान अपनी मिसाइल ताकत को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। हम ये कह सकते हैं कि अभी तक इसराइल को जो रिटेलिएशन का सामना करना पड़ा ईरान की तरफ से, वो भरपूर है, भरपूर जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से आ रही है। तो इसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, जहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने की वजह से सबसे बड़ा नुकसान तो मईशत का हो रहा है और पूरी दुनिया का हो रहा है। पाकिस्तान को भी इसकी कुछ असरात जो हैं वो सफ़र करने पड़े हैं। पाकिस्तान ने 2 अल्टरनेट रूट्स को तो अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने की वजह से मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आज हमने ये देखा कि उसमें भारतीय शिप को भी टारगेट किया गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर, और उस पर भी हलचल जो है मची है। बट एट द सेम टाइम जैसे कुछ दिन पहले एक और शिप को टारगेट किया गया था, ईरान की शिप को श्रीलंका के करीब जाके, तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो अफसोस का इजहार तो नहीं किया, माजरत के साथ गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उसको कैप्चर कर लेना था, उसको डबोई क्यों दिया। तो ये आज डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात की है। बहरहाल ये जो हमले, इनका मकसद ये बताया जा रहा है कि जो इसराइल के फौजी मराकज़ हैं, एयरबेस और स्ट्रेटेजिक तंसीबात को नुकसान पहुंचाया जाए। ईरान ये अपना मौक़िफ़ पेश कर रहा है कि हम लोगों ने अपने आप को सेफ गार्ड करना है। तो ईरान के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ जो हैं वो दिफाई रद्द-ए-अमल है हमारा, और इनका मकसद दुश्मन को मजीद हमलों से रोकना है। आज भी जो ईरान की तरफ से 3 शराइत रखी गई हैं मसूद पज़ेश्कियान की तरफ से, उन्होंने कहा है कि हमें अगर ये गारंटी दे दी जाए कि हमारे ये हमले बिल्कुल 100% रोक दिए जाएँ, सीज़ फायर हो जाए, और आइंदा आने वाले दिनों में भी हम पे इस तरह से अटैक ना किया जाए, तो ये 2-3 किस्म की शराइत वो रखी जा रही हैं ईरान की तरफ से। तो दैट लीड्स टू द फैक्ट कि क्या कहीं पर कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की भी दूसरी तरफ ये स्टेटमेंट है कि हम जो है वो इसके बारे में, खैर वो तो मुताज़ाद बयानात देते हैं, लेकिन उस पर कंफ्यूजन जरूर पैदा हो जाती है। बट फिर भी अगर इस मिक्स्ड मैसेजिंग को भी कंसिडर किया जाए तो एक क्वेश्चन जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या अब ये जो दोनों फरीकें हैं वो इस पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ पे उनको ये लगे कि अब शायद मुज़ाकरात होने चाहिए या कुछ हो सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आज का क्वेश्चन भी रहता है हमारे प्रोग्राम का भी, और मेरे ख्याल में सबके जहन में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वक्त मौजूद है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, जहाँ पे अगर ईरान ने ये अपनी शराइत सामने वाजे कर दी हैं कि ये हमारी शराइतें, इसके अलावा हम कोई शर्त नहीं मानेंगे और भरपूर अंदाज में हमारी जवाबी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि ईरान की कैपेसिटी कितनी है रिटेलिएशन की, कि वो कितने अरसे तक इस वॉर को एस्केलेशन की तरफ लेके जा सकता है, कितना प्रोलॉन्ग हो सकती है। तो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो कि जिन पर डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।